हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी सेकंड ईयर के टेक्सोनॉमी पेपर का 5th यूनिट जो है एम्ब्रियोलॉजी वाली यूनिट। उसमें अपन ने एक पहले टॉपिक पे वीडियो बनाया था जिसमें था स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टामेन। आज अपन उसी का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, यानी कि जो मेल पार्ट है फ्लावर का पुंकेसर जो है या स्टामेन जो है, उसी के अंदर अपन नेक्स्ट स्टेज दे रहे हैं। कौन सी? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या जिसको अपन बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, और साथ में मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट। अब अपन ने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था, बेसिक फंडामेंटली बताया था कि मेल पार्ट क्या है, पुंकेसर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो कैसे बनती है। नाउ अब अपन देख रहे हैं इसका डिटेल के अंदर कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या स्पोर मदर सेल जिसको अपन बोल रहे हैं, माइक्रो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नर युग्मक बन रहे हैं इससे, या नर बीजाणु बन रहे हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ठीक है ना। तो स्पोर मदर सेल जो अपन ने देखी थी उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, उस स्पोर मदर सेल से इसके बाद में क्या बनेंगे? सीधे परागकण बनेंगे। और परागकण जो है अपने आप में क्या होते हैं? लघु बीजाणु होते हैं, जिनको अपन एक दूसरा वर्ड भी अपन ने बताया था कि इसको क्या बोलेंगे? मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद भी बोलेंगे। अपन ने फंडामेंटली क्लियर किया था पिछले वीडियो में, इसमें बताया था कि आवर्तबीजी पादप जितने भी हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? बीजाणुद्भिद। और इस बीजाणुद्भिद के ऊपर क्या होते हैं? युग्मकोद्भिद आश्रित होते हैं। और युग्मकोद्भिद अपने आप में क्या है? छोटा सा परागकण जो है वो युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद ही बोलते हैं। तो ये जो नर युग्मकोद्भिद है, या जिसको अपन लघु बीजाणु बोले, या जिसको अपन परागकण बोले, ये किस तरीके से बनता है? इसी को अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। एक लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर या परागकण की संरचना कैसी होती है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। देन इनका परागकण बनने के बाद में डेहिसेंस कैसे होता है, स्फुटन कैसे होता है, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आज पहले शुरुआत करते हैं अपन कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कैसे है, या इस जो लघु बीजाणु जनन होता कैसे है। अपन देख रहे हैं कि जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी उसमें अपन ने देखा कि अंदर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर अपन ने पिछली वीडियो में देखी थी, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं अपन यहाँ पर। ये अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी, इसका अनुप्रस्थ काट का देखा था इस तरह का, जिसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पर क्या होती है? स्पोरेंजियम होती है। और चूंकि इसमें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणु दानिया बोलते हैं। और यहाँ पर क्या देखा था अपन ने? स्पोरोजिनस जो टिश्यू था, उस स्पोरोजिनस टिश्यू से स्पोर मदर सेल बनती है समसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी कि अभी तक इनमें क्या हुआ है? केवल समसूत्री विभाजन हुआ है। और अपन ने पिछली वीडियो में बताया था ये कि इसकी प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित, क्योंकि ये बीजाणुद्भिद का पार्ट है, इसलिए प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित। अंटिल कहाँ तक? जब तक इसकी स्पोर मदर सेल बनती है। स्पोर मदर सेल सभी किससे बनेगी? समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसीलिए अब प्रत्येक स्पोर मदर सेल जो है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है। ठीक है ना। यानी अब तक तो इसकी प्रत्येक कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी। और अब तक ये किसका पार्ट होगा? स्पोरोफाइट का पार्ट होगा या बीजाणुद्भिद का पार्ट होगा। देन इस स्पोर मदर सेल के अंदर जो सैकड़ों की संख्या में है, किसमें? इस स्पोरेंजियम के अंदर, या ये जो लोब होती है पराग कोश की, उस पराग कोश की लोब के अंदर जो चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर क्या होंगी? ये स्पोर मदर सेल होंगी। और अब इसके एक बार पूरा परागकोश मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं स्पोर मदर सेल जो है उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट जो है वो क्या होता है? न्यूनकारी विभाजन, रिडक्टिव डिवीजन होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक है ना।
और मियोसिस सेकंड क्या होता है, अपने आप में जस्ट लाइक समसूत्री विभाजन की तरह होता है या माइटोसिस की तरह ही होता है। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक का विभाजन होना। और केंद्रक का विभाजन किसके द्वारा होगा, अपन देख रहे हैं मियोसिस के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पोर मदर सेल है उसमें क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगा। और अल्टीमेटली मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड से अपन क्या देखते हैं कि जब कभी मियोसिस होता है तो अल्टीमेटली क्या बनती है, 4 कोशिकाएं बनती है। तो इस स्पोर मदर सेल के अंदर भी मियोसिस के द्वारा क्या बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेंगी। और ये जो 4 कोशिकाएं हैं ये अब अपने आप में क्या कहलाएंगी, परागकण कहलाएंगी। और इनिशियली ये चारों कोशिकाएं एक टेट्राड में, एक चतुष्क के रूप में आपस में लगी हुई रहती है, आपस में चिपकी हुई रहती है, जब तक कि इसका डेhiscence नहीं हो जाता, यानी कि परागकोश का स्फुटन नहीं हो जाता, तब तक ये टेट्राड के रूप में या चतुष्क के रूप में रहती है। वो भी अपन देखेंगे कितने तरह के चतुष्क होते हैं। तो बात कर रहे थे अपन क्या, कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे थे कि सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक विभाजन होगा। और ये केंद्रक कैसे होगा, मियोसिस के द्वारा होगा। देन दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। अब परागकणों में जो परागकण बनते समय जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, वो कोशिका द्रव्य विभाजन 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, पहला है सक्सेसिव टाइप का, या जिसको अपन बोलते हैं उत्तरोत्तर विभाजन। सक्सेसिव टाइप या उत्तरोत्तर विभाजन, क्या मतलब होता है इसका, उत्तरोत्तर विभाजन का मतलब, इसमें अपन देखते हैं कि जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट का मतलब रिडक्टिव डिवीजन या न्यूनकारी डिवीजन, जिससे क्या बनेंगी, 2 कोशिकाएं बनेंगी। लेकिन दोनों कोशिकाओं में क्या होंगे, 2 केंद्रक जो बनेंगे, उन दोनों केंद्रक के अंदर आधे आधे गुणसूत्र आएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव टाइप का है, तो अपन देखते हैं कि जैसे ही 2 पोल पर दोनों केंद्रक बनने लगते हैं, उसी समय सेंट्रीफ्यूगल क्रम में, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है कि अपकेंद्री, हिंदी में बोलते हैं इसको अपकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री, यानी केंद्र से परिधि की तरफ क्या बनने लग जाती है, इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो यहाँ पर देखो अपन ने बनाया, केंद्र में सबसे पहली बनी, फिर परिधि की तरफ जा रही है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस, जैसे कैरियोकाइनेसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 न्यूक्लियस बने, साथ में क्या हो गई, कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो गया सक्सेसिवली, ठीक है ना। देन अपन देखते हैं कि जैसे ही अब इनके अंदर फिर विभाजन होगा केंद्र, यानी मियोसिस सेकंड हुआ, जो कि अपने आप में समसूत्री विभाजन है। तो जैसे ही इन दोनों केंद्रकों से 4 केंद्रक बनते हैं, साथ में दूसरा विभाजन भी हो जाता है साइटोकाइनेसिस का, यानी उत्तरोत्तर, पहला मियोसिस के साथ में पहला कोशिका विभाजन और दूसरे मियोसिस के साथ में या मियोसिस सेकंड के साथ में दूसरा विभाजन होगा, और इस तरह से हमें 4 कोशिकाएं मिलती है। तो इस प्रकार का जो साइटोकाइनेसिस है, ये साइटोकाइनेसिस क्या कहलाएगा, सक्सेसिव प्रकार का साइटोकाइनेसिस कहलाएगा या उत्तरोत्तर प्रकार का विभाजन कहलाएगा। देन दूसरा कौन सा है, साइमल्टेनियस टाइप का। अच्छा, ये जो मिलता है ये नॉर्मली किसमें मिलता है, एक बीजपत्री पादपों के अंदर मिलता है, ठीक है ना। देन दूसरा कौन सा है, साइमल्टेनियस टाइप का। साइमल्टेनियस का मतलब है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों हो जाते हैं, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होने लगता है। यानी कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाएगी दोनों, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, लेकिन उसके बाद में क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और कोशिका भित्ति बनेगी। लेकिन ये भित्ति कैसी बनेगी, सेंट्रीपिटल क्रम में। यहाँ पर तो अपन ने देखा था सेंट्रीफ्यूगल क्रम में, यानी केंद्र से परिधि की तरफ, जबकि यहाँ पर क्या होगा, परिधि से केंद्र की तरफ, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी एक साथ। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ या युगपत विभाजन, हिंदी में बोलेंगे इसको युगपत विभाजन, एक साथ होने वाला विभाजन। तो पहले 4 केंद्रक बने और फिर चारों केंद्रक एक साथ, चारों केंद्रक की तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य जाएगा और फिर कोशिका भित्ति का निर्माण एक साथ होगा। तो इस प्रकार का जो साइटोकाइनेसिस होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस टाइप या युगपत विभाजन बोलेंगे। तो ये तो हुआ कौन सा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन। अब ये जो लघु बीजाणु बने हैं, इन लघु बीजाणुओं को ही अपन क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। और ये जो परागकण हैं वो चारों, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में चारों जो बीजाणु बने, ये चारों जो परागकण बने, वो इनिशियल स्टेज में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और चतुष्क रूप में रहते हैं। जब
एंथर फटेगा, एंथर सेक फटेगा, उस समय ये एक दूसरे से विमुक्त होते हैं। लेकिन इनिशियली कैसे रहते हैं? चतुष्क रूप में रहते हैं। और ये जो चतुष्क हैं वो भी एक निश्चित रूप में अलग अलग फैमिलीज़ के अंदर, अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप से चतुष्क रूप में जमे हुए रहते हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फंडामेंटल और क्लियर कर देते हैं पहले इसको पढ़ने से पहले। जब अभी बताया अपन ने इसको लघु बीजाणु, ठीक है ना। अगर अपन लोअर प्लांट की बात करें, वापस जाएं फर्स्ट ईयर के अंदर, लोअर प्लांट की बात करें तो लोअर प्लांट के अंदर जैसे अपन ने पढ़ा था किसमें? मार्केंशिया के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना, या एंथोसिरोस के अंदर पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना, जो ब्रायोफाइट है वहाँ। या अगर अपन टेरिडोफाइट की भी बात करते हैं तो पत्ती की निचली सतह पर बीजाणुदानियाँ होती है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखते हैं कि या कोन जैसी स्ट्रक्चर बनती है। कुछ टेरिडोफाइट में अपन देखते हैं कि, या ब्रायोफाइट के अंदर जैसे सिलेजिनेला है, इसके अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनती थी, और उस कोन में ऊपर की तरफ तो माइक्रोस्पोरेंजियम थी यानी लघु बीजाणु बन रहे थे, और नीचे की तरफ क्या थी? मेगास्पोरेंजियम, जिसमें गुरु बीजाणु बनते हैं। और अल्टीमेटली लघु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? पुंदानी का। गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होगा? स्त्रीदानी का। और फिर दोनों के अंदर युग्मक बने, एक में अंड बनेगा और एक में युग्मक बनेगा पुंमणु। दोनों संयुग्मित होकर क्या बनाएंगे? जायगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। वो तो थी लोअर प्लांट के अंदर। यहाँ बात कर रहे हैं अपन किसमें? हायर प्लांट के अंदर। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर क्या है? इसी के अंदर क्या बनेगी? पूधानी बनेगी। लेकिन ये पूधानी बनती नहीं है एक्चुअल में। अपन हाइपोथेटिकली काल्पनिक रूप से देखते हैं कि इसी को अंदर पूधानी बनेगी, क्योंकि स्वयं अपने आप में क्या है? बहुत छोटा परागकण स्वयं अपने आप में युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि परागकण स्वयं अपने आप में युग्मकोद्भिद है। इसी के अंदर पूधानी बनेगी और फिर उसी के अंदर नर युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो ये तो वह कंसेप्ट क्लियर कि लघु बीजाणु क्यों बोल रहे हैं अपन इसको? इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ही अपन देखते हैं कि नर युग्मक बनेंगे। अब अलग अलग प्लांट के अंदर अपन देखते हैं, या अलग अलग फैमिलीज के अंदर ये जो स्पोर टेट्राड है या चतुष्क है, पराग कण के जो चतुष्क हैं वो अलग अलग फॉर्म में जमे हुए रहते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि अधिकतर द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये किस रूप में जमे रहते हैं? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय प्रकार से ये जमे हुए रहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगर चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है? जिसमें 3 फलक तो अपन को सामने दिखाई देते हैं और एक चौथा फलक कैसा होता है? पीछे की तरफ होता है। इसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय। यहाँ डायग्राम अपन ने बना रखा, देखो, इसको अपन बोलेंगे टेट्राहेड्रल चतुष्क या टेट्राहेड्रल टेट्राड, चतुष्फलकीय चतुष्क, ठीक है। जबकि ये नॉर्मली किसमें मिलते हैं? अपन देख रहे हैं 80% कुलों के अंदर, द्विबीजपत्री पादपों के 80% कुलों में अपन को इसी तरह से दिखाई देते हैं। देन आइसोबाइलेट्रल, जिसमें देखते हैं कि चारों के चारों एक ही तल में होते हैं, चारों के चारों परागकण एक ही तल में होते हैं। इसको अपन बोलते हैं आइसोबाइलेट्रल या समद्विपार्श्वीय। हिंदी में बोलेंगे समद्विपार्श्वीय, आइसोबाइलेट्रल प्रकार का। एक बीजपत्री पादपों में इस प्रकार के चतुष्क जमे हुए रहते हैं। इसी तरह से डेक्यूसेट या क्रॉसिक प्रकार के, डेक्यूसेट या क्रॉसित प्रकार के, इसमें भी दिखते तो 3 फलक है, लेकिन ये चतुष्फलक की तरह नहीं जमे हुए होते हैं, बल्कि इस तरह से जमे हुए होते हैं जिसमें 3 फलक सामने की तरफ दिखाई देते हैं और एक फलक इसके पीछे की तरफ रहता है। लेकिन ये टेट्राहेड्रल से अलग प्रकार का है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डेक्यूसेट प्रकार का या क्रॉसित प्रकार का बोलते हैं। एग्जाम्पल डेक्यूसेट जो है वो क्रोकस के अंदर या मैग्नोलिया के अंदर, क्रोकस प्लांट जो है या मैग्नोलिया के अंदर इस प्रकार के टेट्राड अपन को दिखाई देते हैं। देन टी शेप, टी शेप के अंदर देखते हैं कि 2 कोशिकाओं में तो कैसा होता है? 2 परागकण तो कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ रूप से जमे हुए, और 2 परागकण कैसे? अनुदैर्ध्य रूप से जमे हुए, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर रूप से जमे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से लगता है जैसे अंग्रेजी का टी है, तो इसके कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? टी शेप भी बोलते हैं। तो ये टी शेप जो है वो अपन देखते हैं किसमें मिलता है? एरिस्टोलोकिया के अंदर दिखाई देता है। टी शेप अपन को किसमें मिलता है? एरिस्टोलोकिया में। इसी तरह से लीनियर टाइप का, यहाँ अपन देखें ये कौन सा है? लीनियर टाइप का दिखाई देता है, जिसमें चारों परागकण जो है एक लाइन के अंदर अनुप्रस्थ रूप से जमे हुए रहते हैं। तो
इस प्रकार के टेट्राड को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर टाइप का टेट्राड बोलेंगे या रेखीय प्रकार का चतुष्क बोलेंगे। ये मिलता है अपन को हेलोफिला के अंदर, जो प्लांट है उसमें इस प्रकार के टेट्राड मिलते हैं। इसके अलावा भी अपन देखते हैं कि कुछ पातों में या आवर्तबीजी जो डाइकोट प्लांट है, उन डाइकोट प्लांट के अंदर कुछ फैमिलीज के अंदर ये जो टेट्राड है, ये एक साथ कई सारे टेट्राड मिलकर एक संयुक्त संरचना भी बनाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनियम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है आर्किडेसी फैमिली में या एस्क्लेपिडियसी फैमिली के अंदर अपन को इस प्रकार के टेट्राड दिखाई देते हैं, जिसमें कई सारे परागकण जो आपस में संयुक्त होकर एक पराग पिंड का निर्माण करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनियम। यहाँ अपन देख रहे हैं कि एस्क्लेपिडियसी की एक पॉलिनियम की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। कॉर्पस्कुलम, जो जहाँ से ये जुड़ा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। इसी तरह से यहाँ से छोटी सी नलियों द्वारा या छोटे से भाग के द्वारा, भुजाओं के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, जिसको अपन बोलते हैं रेटिनेकुलम। और नीचे की तरफ जो पिंड होते हैं, इन पिंड को अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनिया बोलते हैं। ठीक है ना। और इस पूरी संरचना को पॉलिनियम या कई बार अपन इसको ट्रांसलेटर भी बोलते हैं, स्थानांतरक भी बोलते हैं। तो ये जो है वो कुछ फैमिली, जैसे ऑर्किडेसी फैमिली या अपन देख रहे हैं एस्क्लेपिडियसी फैमिली में इस तरह के पराग पिंड अपन को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट में कंपाउंड पोलन ग्रेन भी मिलते हैं, कई पोलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए भी मिलते हैं, जैसे एनोना है, ड्रीमिस है, ड्रोसेरा है, इलोडियम है, इनमें कंपाउंड पोलन ग्रेन भी मिलते हैं। अपवाद रूप से अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट, जैसे कस्क्यूटा का प्लांट है, उसके अंदर जो टेट्राड होता है, उस टेट्राड में 4 से ज़्यादा पोलन ग्रेन होते हैं, जबकि नॉर्मली टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4 पोलन ग्रेन। लेकिन जैसे एग्जांपल है अपवाद रूप में कस्क्यूटा है, हाइफिनी है, इसके अंदर एक टेट्राड के अंदर 4 परागकण से भी ज़्यादा अपन को दिखाई देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहलाएंगे। यानी कि डेहिसन से पहले, स्फुटन से पहले जब अर्धसूत्र विभाजन हो जाता है, उसके बाद में जो परागकण है या लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क रूप में जमे हुए रहते हैं। और ये जो चतुष्क रूप में जमने का तरीका है या आपस में जुड़ने का जो तरीका है वो कई तरीका का हो सकता है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, टेट्राहेड्रल प्रकार का, आइसोबाइलेटरल प्रकार का, डेकुसेट टाइप का, टी शेप का, या लीनियर टाइप का, या पॉलिनियम प्रकार का हो सकता है। देन नेक्स्ट करते हैं अपन किसका, कि इनका डेहिसेंस कैसे होगा, इनका स्फुटन कैसे होगा। अपन बात करें, जब अपन ने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी, वापस इस डायग्राम पे आ जाओ। इंटरनल जब अपन ने स्ट्रक्चर डिटेल में देखी थी पिछले वीडियो में, तो वहाँ अपन ने बताया था कि इसके ऊपर कितनी परत होते हैं। सबसे बाहर की तरफ तो एपिडर्मिस, उसके अंदर की तरफ क्या होती है, एंडोथीसियम, उसके अंदर की तरफ मिडल लेयर, और उसके अंदर की तरफ क्या होती है, टैपिटम होती है। तो टैपिटम और मिडल लेयर तो क्या होती है, उपयोग कर ली जाती है किसमें, माइक्रोस्पोर जो है लघु बीजाणु, उनके डेवलपमेंट के अंदर। और अल्टीमेटली जब पुंकेसर या पराग कोश जो है जब डेवलप हो जाता है, पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, उस वक्त इसमें केवल 2 परतें बचती है। कौन सी, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। जिसमें से एंडोडर्मिस जो है उसके ऊपर क्या मिलते हैं, स्थूलीय पट्ट मिलते हैं, स्पर्शरेखीय स्थूलीय पट्ट मिलते हैं। और ये कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। तो जब ये डेवलप हो जाता है, उसके बाद में इसकी स्पर्श रेखीय परतों पर जो स्थूलन होता है वो सूखने लगता है, और सूखने की वजह से ये जो एंडोथीसियम की परत है उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, अंदर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है। इस कारण से जिस जगह पर यहाँ पर जुड़े, यहाँ पर अपन ने बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, स्टोमियम होता है। दोनों पालियों के जुड़ने के जबर क्या होता है, स्टोमियम होता है। तो इस स्टोमियम के ऊपर भी क्या पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। और चूंकि ये कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है एंडोथीसियम की परत, तो ये वातावरण में उपस्थित नमी को जैसे ही एब्जॉर्ब करती है, वैसे ही ये क्या होती है, इस तरह से ट्विस्ट होती है। ट्विस्ट होती ही क्या होगा, इसके ऊपर दबाव पड़ता है और इसका स्फुटन हो जाता है। अब स्फुटन भी अपन देखते हैं कि अलग अलग प्लांट के अंदर या फैमिलीज के अंदर कई तरीके से स्फुटन हो सकता है। सबसे कॉमन स्फुटन तो अभी अपन ने बात की लॉन्गिट्यूडनल रूप से, अनुदैर्ध्य रूप से। जैसे यहाँ अपन देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल रूप से, यानी कि जिस जगह पर पालियाँ आपस में जुड़ी हुई होती है, जिस जगह से, ठीक है ना, ये तो वह बीच में कनेक्टिव, और ये दोनों पालियाँ आपस में जुड़ी हुई इस जगह पर, ठीक है ना। तो जिस जगह से ये जुड़ी हुई होती है उनके बीच में पूरी लंबवत जो दरार होती है, लॉन्गिट्यूडनल फुरव जो होती है,
उस फुरो की जगह पर क्या होता है, स्टोमियम होता है, और वहाँ से ये जैसे ही दबाव पड़ेगा, क्योंकि क्या हो गई, सूखने लगी एंडोथीसियम की परत, तो सूखने पर ये अंदर की तरफ खिंचती है, तो अंदर खिंचने पर क्या होगा, दबाव होगा, और दबाव होते ही दोनों पाले क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। इसको अपन बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस बोलेंगे, अनुदैर्ध्य स्फुटन बोलेंगे, और परागकण जो है बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये होगा कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल प्रकार का जो सबसे कॉमन प्रकार का एग्जाम्पल है, जैसे गुड़हल के अंदर या कपास के अंदर। इसी तरह से दूसरा है कौन सा, अनुप्रस्थ प्रकार का या ट्रांसवर्स टाइप ऑफ डेहिसेंस। ये किसमें मिलता है, अपन देखते हैं कि बर्बेरी या दालचीनी जो है उसके अंदर अपन को इस तरह का बर्बेरी नहीं, तुलसी कुल के अंदर, लेमिएसी कुल के अंदर, लेमिएसी के अंदर अपन देखते हैं कि इस प्रकार का ट्रांसफर टाइप का क्या मिलता है अपन को, स्फुटन मिलता है, जिसमें जो पराग कोश है उसकी मध्य की तरफ, सेंटर की तरफ अपन देखते हैं कि एक दरार बनती है, और ये दरार के जिसकी वजह से अभी लॉन्गिट्यूडनल हो रहा था इसमें, तो अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल नहीं होकर कैसा होगा, ट्रांसफर टाइप का, इस टाइप का, यानी आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे फट जाता है, और परागकण जो है वो हवा में विमुक्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे तुलसी के अंदर या लेमेसी फैमिली के अंदर। देन नेक्स्ट है पोरस प्रकार का या छिद्रिल प्रकार का, जिसमें अपन देखते हैं कि कुछ प्लांट के अंदर पराग कोश जो है उसके सिरे के ऊपर एक छिद्र बनता है, और सारे जो परागकण है वो फोर्स की सहायता से फोर्सफुली बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं इस छिद्र से। एग्जाम्पल है बर्बेरी या दालचीनी के अंदर इस प्रकार का पोरस जिसको अपन बोलते हैं, अगेन गड़बड़ हो गई, सॉरी, पोरस अपन को मिलता है, पोरस मिलता है सोलेनेसी फैमिली के अंदर, बर्बेरी और दालचीनी मिलता है सेप्टेट के अंदर, ठीक है ना, याद रखना। बर्बेरी मिलता है किसमें, सेप्टेट के अंदर, सेप्टेट जो मिलता है वो बर्बेरी मिलता है, लेकिन पोरस मिलता है किसके अंदर, सोलेनेसी फैमिली में, जिसको अपन बोलेंगे क्या, बैंगन, या जैसे एग्जांपल है बैंगन या आलू के अंदर इस तरह का स्फुटन मिलता है। देन लास्ट है कौन सा, सेप्टेट, कपाट, ये जिसको अपन बोलते हैं कपाट, कपाट का मतलब होता है सेप्टा, ठीक है ना, जैसे पट होते हैं। यहाँ अपन देखते हैं कि एंथरसैक जो है, उन एंथरसैक में छोटे छोटे पट बन जाते हैं, और ये पट हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से जैसे ये सूखता है तो ये क्या कहते हैं, पट, जैसे पल्ले निकल गए, दरवाजे के पल्ले होते हैं ना, वैसे वैसे पल्ले इसके अंदर निकल जाते हैं, इसको अपन पट बोलते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा छिद्र बन जाता है, और यहाँ से क्या होते हैं, परागकण बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल अपन देखेंगे किसमें मिलेगा, बर्बेरी और दालचीनी के अंदर इस प्रकार का मिलता है। तो चारों प्रकार के, लॉन्गिट्यूडनल कपास के अंदर, ट्रांसफर अपन ने देखा किसमें, तुलसी के अंदर, पोरस अपन ने देखा सोलेनेसी के अंदर, और सेप्टेट किससे मिलेगा, बर्बेरी के अंदर या अपन को मिलता है, बर्बेरी या दालचीनी में मिलता है। तो ये तो हुआ कौन सा, डेहिसेंस ऑफ एंथरसैक, या एंथरसैक का या परागकोश का स्फुटन कितने तरीके से हो सकता है। और जैसे ही एक बार स्फुटन होता है, इसके बाद में ये टेट्राएड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और परागकण हवा में बिखेर दिए जाते हैं। या जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं उसके बाद में अगर वायवीय परागण हो तो अत्यधिक मात्रा में बनते हैं, या दूसरे किसी परागण मेथड से हो तो उसमें कम मात्रा में इसके अंदर परागकण बनते हैं। देन देखते हैं कि एक परागकण की संरचना कैसी होती है, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं, और इसी को अपन मेल गैमेटोफाइट भी बोलेंगे। मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि अपन को कन्फ्यूजन नहीं करना है, लोअर बॉटनी और हायर बॉटनी को समझना है अपन को। लोअर प्लांट के अंदर मेल गैमेटोफाइट जो है वो स्वतंत्र संरचना होती है, थैलस लूपी, और पूर्ण रूप से क्या होता है, उसके ऊपर युग्मकोद्भिद बीजाणुद्भिद आश्रित होता है, जबकि यहाँ पर उल्टा है, बीजाणुद्भिद के ऊपर युग्मकोद्भिद आश्रित होता है। बीजाणुद्भिद को क्या हो गया, पूरे की पूरी प्लांट बॉडी, जड़, तना, पत्ती, ठीक है, ये बीजाणुद्भिद हो गई, और इसके ऊपर फ्लावर बन रहा है। फ्लावर अपने आप में क्या है, सारी कोशिकाएं द्विगुणित, इसलिए बीजाणुद्भिद। फ्लावर के अंदर क्या बन रहा है, एंथर बन रहा है, ठीक है ना, एंथर, वो भी अपने आप में, एंथर का मतलब इस तरह से, जिसमें अपन देख रहे हैं कि पूतंतु है, योजी है, और परागकोश है। ये अपने आप में क्या हो गया, बीजाणुद्भिद का पार्ट हो गया। परागकोश के अंदर की तरफ क्या बन रही है, चैम्बर बन रहा है, स्पोर मदर सेल है। यहाँ तक तो क्या है, ये
बीजाणुद्भिद का पार्ट है। लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा परागकण बनेंगे, और परागकण अपने आप में क्या होगा, मेल गैमेटोफाइट, बहुत छोटा सा, यानी कि मेल गैमेटोफाइट पूर्ण रूप से किसके ऊपर आश्रित है, बीजाणुद्भिद के ऊपर आश्रित है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, थैलोफाइटस से बिल्कुल उल्टा है, लोअर बॉटनी या लोअर प्लांट से बिल्कुल उल्टा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि एक मेल गैमेटोफाइट या एक परागकण की संरचना कैसी है। जब अपन परागकण की संरचना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपन देखते हैं इसके चारों तरफ एक अत्यधिक मोटी भित्ति मिलती है, और ये जो मोटी भित्ति है, इस मोटी भित्ति को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी दो भागों में बांट सकते हैं मोटी भित्ति को? सबसे बाहर की जो परत है उसको अपन बोलेंगे एक्साइन, सबसे बाहर की परत क्या कहलाएगी, इसकी एक्साइन कहलाएगी, और अंदर की परत क्या कहलाती है, इंटाइन, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे बाह्य चोल और अंतःचोल, बाह्य चोल या अंतःचोल, एक्साइन और इंटाइन। और ये जो एक्साइन है ये स्वयं अपने आप में फिर से एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन, यानी कि एंडो एक्साइन और एक्टो एंजाइन, एंडो एक्साइन और एक्टो एंजाइन अपने आप में क्या है, बहिचोल। तो बाह्य बहिचोल और अंतः बहिचोल, बाह्य बहिचोल और अंतः बहिचोल, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन, इनमें दो में भागों में बटी हुई होती है। फिर अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अपने आप को जो एक्ट एक्साइन है वो स्वयं 3 भागों से बनी हुई होती है। यहाँ अपन ने इसका पूरा डायग्राम एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। जो एक्साइन है, एक्ट एक्साइन है या बाह्य बहिचोल है, वो अपने आप में 3 भागों से बनी है, जिसमें सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं, टेक्टम, रॉड रूपी लंबी रॉड जैसी संरचनाएं होती है, बीच में रॉड जैसी संरचनाएं, इनको अपन क्या बोलते हैं, बैकुलम, और नीचे की तरफ की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं फुट। यानी कि टेक्टम, बैकुलम और फुट, इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, एक्ट एक्साइन का। इसके नीचे की तरफ क्या होती है, एंड एक्साइन, जिसको अपन ये दर्शा रखा है, ये एंड एक्साइन है। यानी कि एंड एक्साइन और एक्ट एक्साइन ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाएगी, एक्साइन कहलाएगी या बाह्य चोल कहलाएगी। जबकि इसके नीचे की तरफ क्या होगी, इंटाइन होगी या अंतःचोल होगी। यानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड संरचना अपन को दिखाई देती है। और ये जो इसकी एक्साइन है, इस एक्साइन के ऊपर ये जो परत है, वो परत अलग अलग फैमिलीज के अंदर जो परागकण हैं उनके अंदर इसका स्कल्पचर जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। स्कल्पचर का मतलब इसके ऊपर जो आकृतियाँ होती हैं, इनके द्वारा जो बनने वाली आकृतियाँ वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसी कारण ये जो पोलन ग्रेन के ऊपर जो यह स्कल्पचर होता है ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर है। टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके आधार पर अपन फैमिलीज को पहचानने में सहायता प्राप्त होती है। यानी कि टैक्सोनॉमी के अंदर एक ब्रांच आती है जिसको अपन पैलिनोलॉजी बोलते हैं, जिसमें अपन पराग कणों का अध्ययन करते हैं। तो पैलिनोलॉजी जो है उसमें अपन किसका अध्ययन करते हैं, पराग कणों के ऊपर मिलने वाले स्कल्पचर का। और ये एक टैक्सोनॉमिक टूल के रूप में काम आता है, जहाँ हमें क्लासिफिकेशन करना होता है, मॉडर्न टूल ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में काम में आता है। अब अपन देखते हैं कितने तरह का स्कल्पचर हो सकता है, कई तरह का स्कल्पचर हो सकता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन साइलेट प्रकार का, PSILATE, सिलेट या साइलेट जिसको अपन बोलते हैं, पी साइलेंट होता है। इसमें अपन देखते हैं कि बाह्य चोल जो है यानी एक्साइन जो है वो इस प्रकार से टेक्टम बैकुलम में नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ होती है, एकदम कैसी होती है, स्मूथ होती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेट प्रकार का एक्साइन बोलते हैं। देन दूसरी है फोवियोलेट, यानी कि गर्त रूपी, जो बाहर की परत है एक्साइन है वो उसमें छोटे छोटे गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, फोवियोलेट टाइप का बोलेंगे। देन फोस्सुलेट प्रकार का, यानी कि जिसमें खांचे होती है, खांच उबार खांच उबार खांच उबार, इस प्रकार का जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, फोस्सुलेट प्रकार का बोलेंगे। देन बैक्यूलेट, जैसे अभी अपन इन सब के डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। सबसे पहले अपन ने बोला परागकण कैसा है, सिलेट प्रकार का, यानी कि जिसमें बिल्कुल चिकनी परत होती है। दूसरा अपन ने क्या बोला, फोवियोलेट प्रकार का, तो जैसे ये परत है और अपन को छोटे छोटे गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं इनके ऊपर,
ठीक है, तो ये फोवियोलेट प्रकार का। फिर अपन ने देखा फॉस्फोलेट प्रकार का। तो फॉस्फोलेट किस तरह का होगा, जिसमें उभार खांच इस तरह से अपन को उभार और खांच दिखाई देते हैं। ये फॉस्फोलेट प्रकार का हो गया। देन अपन बात करें किसकी, बैकुलम प्रकार का। तो बैकुलम में अपन देखते हैं कि इसके ऊपर छोटी छोटी रॉड जैसी संरचनाएं, जगह जगह अपन को क्या दिखाएंगी, रॉड जैसी संरचनाएं, पूरे के ऊपर रॉड जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, तो उसको अपन बोलेंगे बैकुला प्रकार का। इसी तरह से साइलेट प्रकार का। साइलेट का मतलब है कि छोटी छोटी बंदूक की गोलियों जैसा उभार दिखाई देते हैं अपन को इसके ऊपर, इस तरह से छोटे छोटे गुंबद जैसी स्ट्रक्चर, ये साइलेट प्रकार का होगा। इसी तरह से पंक्टेट प्रकार का। पंक्टेट का मतलब होता है बिंदुकित। इन सब के हिंदी शब्द भी मिल जाएंगे अपन को। जैसा अभी अपन ने बात करी सबसे पहले, ये चिकनी भित्ति युक्त, ये कैसे होगा, गर्तिका युक्त, और इसका अपन ने बोला था खांच युक्त, यानी फॉस्फोलेट जिसको बोला वो खांच युक्त। बैकुलेट या छड़ाकार प्रकार के। यानी इसी तरह से अपन ने देखा था यहाँ पर कौन सा था, ये कंटकी पायलट प्रकार का, ठीक है ना, इसका हिंदी में भी वर्ड यही है, पायलट प्रकार का। देन अपन देखते हैं एक्टिनेट। एक्टिनेट का मतलब होता है कि जिसके ऊपर अपन को इस तरह से कांटे दिखाई देते हैं, कांटे जैसी संरचना, पूरे परागकणों के ऊपर अपन को कांटे जैसी संरचना दिखाई देती है, इसको अपन बोलते हैं कांटेदार या एक्टिनेट प्रकार की एक्साइन बोलते हैं। देन बिंदुकित प्रकार की, पंक्टेट, जिसको इंग्लिश में पंक्टेट और हिंदी में बिंदुकित प्रकार का बोलेंगे। यहाँ अपन देखते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉप्स की जैसे, छोटे छोटे ड्रॉप जो होते हैं बिंदु जैसे होती है, इस बिंदु के जैसे अपन को एक्साइन दिखाई देती है, इसको अपन बोलेंगे पंक्टेट प्रकार का या बिंदुकित प्रकार का। और अंतिम देखते हैं अपन रेटिकुलेट प्रकार का या जाली का रूप, यानी कि अनियमित जाल जैसी संरचना अपन को इसके ऊपर दिखाई देती है। तो ये अपने आप में एक टेक्सोनोमिक कैरेक्टर है, यानी एक्साइन जो है, इसका जो स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर अपने आप में क्या हो गया, एक टेक्सोनोमिक टूल हो गया, जिसको अपन किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, पैलिनोलॉजी, परागणु विज्ञान, जिसको हिंदी में बोलेंगे परागणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी, जिसमें हम पराग कण का अध्ययन करते हैं और इन कैरेक्टर को एज ए टेक्सोनोमिक टूल या मॉडर्न टेक्सोनोमिक टूल के रूप में काम में लेते हैं। तो ये तो हुआ किसका, पराग कण का स्कल्पचर। नाउ लास्ट में अपन देखते हैं कि ये जो पराग कण है या जो मेल गैमेटोफाइट है, इसमें मेल युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। अब अपन देख रहे हैं कि एक बार जब ये इसके अंदर पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है परागकण रूप में, अभी तक ये इससे बाहर नहीं निकला है, उसी समय अपन देखते हैं कि इसके अंदर विभाजन होना शुरू हो जाता है, यानी पराग कोश से बाहर नहीं निकला है, उससे पहले ही इसमें विभाजन होना शुरू हो जाता है। अब जो गर्म प्रदेश के प्लांट है, टेम्परेट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर, वहाँ अपन देखते हैं कि मियोसिस के तुरंत बाद में ही, जैसे ही परागकण बनते हैं, इनके अंदर भी विभाजन होना शुरू हो जाता है। जबकि जो टेम्परेट रीजन के हैं, शीतोष्ण प्रकार के जो पादप हैं, उन पादपों के अंदर मियोसिस के कुछ समय बाद में ये रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, और उसके बाद में इनमें क्या होता है, इनके अंदर मेल युग्मक बनना शुरू होते हैं। अब मेल युग्मक बनते कैसे हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं कैसे बनते हैं मेल युग्मक। जो इसका जीव द्रव्य होता है, उस जीव द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है, लेकिन इस बड़े केंद्रक में कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, ये जो मेल गैमेटोफाइट दिखाया अपन ने, ये परागकण, उसके अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर एक समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन ये समसूत्री विभाजन कैसे होता है, असमान प्रकार का, जिसकी वजह से इसमें दो न्यूक्लियस बनेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। बड़ा न्यूक्लियस जो है वो जीवद्रव्य में मुक्त रूप से रहता है, और जो छोटा न्यूक्लियस है वो भित्ति से चिपका हुआ रहता है। जो बड़ा न्यूक्लियस है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक, और जो दूसरा न्यूक्लियस है उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस या जननिक केंद्रक। और अल्टीमेटली किसका निर्माण करेंगे, दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, कायिक कोशिका और जननिक कोशिका का निर्माण करते हैं। अब अधिकतर प्लांट में अपन देखते हैं कि ये जो दो केंद्रक की अवस्था है, इन दो केंद्रक की अवस्था में ही ये स्फुटित होते हैं, यानी परागकोश से बाहर की तरफ निकलते हैं, और उसके बाद में परागण क्रिया के द्वारा फीमेल पार्ट तक या वर्तिका तक पहुंचते हैं। और वहां जाने के बाद में अपन देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या होता है, फिर नर युग्मकों का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर अपन देखते हैं कि जब इसमें
पराग नलिका बन जाती है, उस समय उसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण होगा। यानी अलग अलग कंडीशन हो सकती है। अब जैसे ही परागण क्रिया के द्वारा क्या होता है, फीमेल पार्ट तक पहुंचता है, उस फीमेल पार्ट तक पहुंचने के बाद में जैसे मान लो यहाँ पर ये पहुंच गया, ये वर्तिका है, ठीक है, और यहाँ पर ये परागकण पहुंच गया परागण क्रिया के द्वारा। और अब इस स्टेज के अंदर इसका जो जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल में पुनः विभाजन होता है और क्या बनेंगे, 2 केंद्रकों का निर्माण होगा, 2 केंद्रकों का निर्माण होगा। और साथ में जो वेजिटेटिव सेल है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है, उसका केंद्रक नष्ट होने लग जाता है। और अंदर की जो परत होती है, ये कुछ जगहों पर अपन देखते हैं कि वैक्यूला जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती है, और इनको अपन क्या बोलते हैं, खांच बोलते हैं। और ये भी एक टैक्सोनॉमिक टूल है कि कितने खांच होते हैं, मोनोकॉल्पेट, डाइकॉल्पेट, ट्राइकॉल्पेट, इसको अपन परागकण बोलते हैं। यानी कि एक खांची, द्विखांची, त्रिखांची अपन बोलते हैं। तो यहाँ अपन देख रहे हैं जैसे यहाँ 3 खांच दिखाई दे रही है। तो इन खांचों से जैसे ही ये वर्तिका तक पहुँचते हैं, वहाँ जाकर ये न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करेगा, और जो इंटाइन होती है, अंतःचोल होती है, वो अंतःचोल एंजाइमेटिक क्रिया के द्वारा बाहर की तरफ एक ट्यूब का निर्माण करती है। क्या बनेगी, ट्यूब का निर्माण करेगी, जिसको अपन बोलते हैं अंकुरण होना, पराग कण का अंकुरण होना। और जितने इसके ऊपर खांच होती है, प्रत्येक खांच से इसमें से ट्यूब क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन किसी एक ट्यूब में क्या होगा, जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो युग्मकों को ट्रांसफर करता है। अब जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से पुनः विभाजन होकर क्या बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। और ये जो केंद्रक है, इनकी आकृति में थोड़ा चेंज होता है, और अलग अलग प्लांट में, कुछ प्लांट में ये कैसे तर्करूपी हो जाते हैं, इस तरह के 2 केंद्रक बनते हैं, किसमें लंबवत आकार के हो जाते हैं। और ये किस लिए होते हैं आकार में, ताकि ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव ट्यूब बनी है, उस ट्यूब के अंदर आसानी से मूवमेंट हो सके। तो जब ये ट्यूब बनती है यहाँ पर, तो इस ट्यूब के अंदर ये दोनों मेल केंद्रक जो है अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। और अल्टीमेटली इन दोनों केंद्रकों में से एक केंद्रक तो किसके साथ फ्यूज होगा, फीमेल गैमेट के साथ में, जिससे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। और दूसरा केंद्रक किससे फ्यूज होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, और जिससे भ्रूणपोष का, एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, जिसको अपन आगे फर्टिलाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कौन सा था कि मेल गैमीट क्या है और इसका डेवलपमेंट कैसे होगा और मेल युग्मक इसमें कैसे बनते हैं। इसी तरह से अपन देखते हैं कि इसमें कुछ अपवाद भी मिलते हैं। जैसे साइप्रेसी कुल जो है, साइप्रेसी कुल में मेल गैमेटोफाइट अपवाद रूप से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। कैसे होता है, यहाँ अपन देखते हैं कि साइप्रेसी कुल में जो स्पोर मदर सेल होती है, इस स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट और सेकंड तो होते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, जिसकी वजह से एक ही स्पोर मदर सेल में 4 न्यूक्लियस अपन को दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में इनमें से 3 न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और केवल एक जो केंद्रक बचेगा, इस एक केंद्रक से ही समसूत्री विभाजन के द्वारा एक वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव केंद्रक और एक जनरेटिव केंद्रक बनेगा। यानी कि यहाँ पर पूरी की पूरी स्पोर मदर सेल ही लघु बीजाणु की भांति काम कर रही है। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय 3 बीजाणु क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, केवल एक बचेगा। इस एक के अंदर फिर समसूत्री विभाजन होंगे, जिससे एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बनेगी। और ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये भी बाद में क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और जो जनरेटिव सेल है उससे 2 युग्मक बनेंगे, और ये दोनों युग्मक फर्टिलाइजेशन में काम में आएंगे। तो ये साइप्रेसी कुल का लाक्षणिक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इस कुल की पहचान में भी सहायक है। तो अपवाद रूप से इसमें इस प्रकार का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मिलता है, या इस प्रकार का मेल गैमेटोफाइट मिलता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि भ्रूण कोष जैसा या एम्ब्रियो सैक जैसा भी गैमेटोफाइट मिलता अपवाद रूप से, किसमें, हायोसिंथस ओरिएंटलिस। हायोसिंथस ओरिएंटलिस एक प्लांट है जिसमें अपन देखते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि जो पराग कण है, उसमें उत्तरोत्तर अपन देखते हैं कि 4 समसूत्री विभाजन होते हैं।
जिससे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये जो 8 कोशिकाएं हैं वो बिल्कुल भ्रूण कोश की भांति 3 कोशिकाएं एग एपेरेटस का निर्माण करती है, 3 कोशिकाएं एंटीपोडल कोशिकाएं और 2 कोशिकाएं या 2 केंद्रक जो है, सॉरी कोशिका नहीं केंद्रक, 3 केंद्रक तो एग एपेरेटस का, 3 केंद्रक किसका निर्माण करेंगे एंटीपोडल का, और 3 केंद्रक किसका निर्माण करेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो ये अपने आप में एक आभासी एम्ब्रियो सैक या स्यूडो एम्ब्रियो सैक जैसे निर्माण करते हैं। किससे बना ये? मेल गैमेटोफाइट से ही बना है। तो ये भी अपवाद रूप से किससे मिलता है? हायोसिंथस ओरिएंटलिस के अंदर मिलता है, जिसको अपन स्यूडो एम्ब्रियो सैक या आभासी एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। देन अपन देख रहे हैं कि इन पराग कणों से जो स्पोरोफाइट का भी निर्माण हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं कि जो थर्ड ईयर के अंदर आप आओगे देखोगे टिश्यू कल्चर के अंदर अपन धतूरे के प्लांट से क्या करते हैं, मेल प्लांट का धतूरे के प्लांट से टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट बनाते हैं परागकोश से, एंथर कल्चर जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ अपन देखते हैं कि एंथर से हम वापस प्लांटलेट भी बना सकते हैं, बीजाणुभिद का भी निर्माण करते हैं। लेकिन वो बीजाणुभिद कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, बाद में उनको कॉल्चिसिन की ट्रीटमेंट के द्वारा डिप्लॉइड बनाया जाता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी हो गई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु है क्या? लघु बीजाणु का डेhiscence कैसे होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेवलपमेंट क्या है, और मेल गैमीट कैसे बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा होगा आपके लिए। डिटेल में अपन ने इसको समझाया है और फंडामेंटल क्लियर करते हुए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसके ऊपर कमेंट्स लिखिए।